वेलकम एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम लोग आ रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के T10 एमसीक्यूज में, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा एग्जाम फेवरेट टॉपिक है ये। राइट, सो इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चंस लिए हुए हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं, यानी इजी वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि कुछ कुछ बच्चों को थोड़ी घबराहट होती है। हालांकि ये बहुत ही लॉजिकल सा टॉपिक है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अगर समझ लो, देन इन दैट केस दिस टॉपिक इज स्कोरिंग एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक। हाँ, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट या समझने की जगह सिर्फ फॉर्मूलेज याद करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो फिर ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, सो मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप अभी ये एमसीक्यूज को रूल के मुताबिक आगे बढ़े, यानी हर एक एमसीक्यू को पॉज करके पहले अपनी तरफ से कोशिश करें और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखें। लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग अपने आप का भी एक इवैल्यूएशन करें। अब ये इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि आपके सारे आंसर्स सही आ रहे हैं, तो भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और हो सकता है कि हमारे आंसर्स गलत आ रहे हैं, और अगर गलत आ रहे हैं तो इसको एक अलार्म की तरह समझ लेना कि मुझे थोड़ा और इसमें वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं यहां पे किसी भी तरह से आपके हेल्प में आ पाऊं, तो आप लोग बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। वहां पे आप उसके थ्रू मैं आप लोगों को जितना हो सके, जितनी मेरी तरफ से हो सके, आपको पूरी तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एमसीक्यूज। सो सर, 10 एमसीक्यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी सा और बेसिक सा क्वेश्चन। ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर इज इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, आप पॉज कीजिए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं ये एज्यूम करते हुए कि आप लोगों ने इसे बराबर पॉज करके सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो जनरली स्पीकिंग हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया, नथिंग एल्स। ठीक है, सो इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, देन ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर विल गिव मी द फिक्स्ड कॉस्ट। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दोस्तों, कोई भी फॉर्मूला देखोगे आप लोग तो उसे सिर्फ एक फॉर्मूला की तरह मत देखना, उसके थोड़े इधर उधर करके देखना कि यार ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इधर उधर लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस, अगर ऐसा कुछ कर ले तो क्या डेराइव होता है, ये इस तरह से भी देखोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हुआ पहला। अब अगला एमसीक्यू कुछ इस तरह से, द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज इन रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, पॉज करके सोचना है आपको। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग सोच ले रहे हो और आगे बढ़ जा रहा हूं। तो सर, डायरेक्ट मटेरियल और वहीं पे अगर मैं प्राइम कॉस्ट तक के किसी भी एलिमेंट की बात करूं, द ट्रीटमेंट रिमेंस द सेम। ठीक है, अब यहां अगर मैं फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड की बात करूं तो इसमें भी ओवरहेड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होते हैं, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले ओवरहेड्स भी होते हैं। अब यहां पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कौन सा ओवरहेड है, तो जब ऐसा एमसीक्यू आ रहा है जहां पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप अज्यूम कर लेना कि दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ओवरहेड्स ओनली। क्योंकि अगर मैं सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात करूं तो उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो तो दोनों में ट्रीटमेंट सेम होता है। द ट्रीटमेंट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज कंसिडर्ड अंडर बोथ मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये कंसिडर किया जाता है ओनली इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी इंक्लूड करता है इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग हमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इग्नोर करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे माना जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट। राइट, तो उसके मुताबिक आपको यहां पे देखना है। अब आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। सर, अगर प्रॉफिट अगर अलग आ रहा है तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट ऑफ द फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड टू बी स्पेसिफिक द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, ओके, अगला अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूल से ही लिया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए क्या लिया है, व्हेन सेल्स एक्सीड्स प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ठीक है, तो प्रॉफिट अंडर व्हाट। अब ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा आराम से इसको पॉज करके अच्छे से सोच लो और उसके बाद ही जवाब देना। ठीक है, चलो, तो यहां अगर मैं इसका आंसर के बारे में सोच के देखूं
पहली बात तो सर सेल्स प्रोडक्शन से ज्यादा कैसे हो सकता है सर? हाउ कैन सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन? मतलब अगर मैंने 100 ही यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो मैं 120 यूनिट्स कैसे बेच सकता हूं? अरे भाई, जरूर आपके पास कुछ ना कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री होगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो मैंने 120 यूनिट्स बेचे तो शायद मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री में 20 30 या ज्यादा यूनिट्स होंगे। मैंने भले ही 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए लेकिन मेरे पास पहले से कुछ ओपनिंग बिगनिंग इन्वेंट्री है ना? सो सर इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरे करंट प्रोडक्शन तो सारे के सारे मैंने बेच ही दिए, लेकिन साथ ही साथ जो पहले के मेरे प्रोडक्शन अनसोल्ड यूनिट्स थे वो भी मैंने बेच दिए। ठीक है? अब अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पे बहुत सारे परमिटेशंस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक बचा है कि नहीं बचा है ये इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री के भी कुछ यूनिट्स सेल किए। ठीक है? अब अगर मैं यहां एब्जॉर्प्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का फंडा लगाऊं तो सर जी क्या होता है कि जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने पिछले इसमें कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंसिडर किया जाता है। ठीक है? अब ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कुछ हिस्सा इन्वेंट्री के फॉर्म में आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लो, क्योंकि यहां पे मैं पूरा भी एक्सप्लेन करने नहीं आया हूं, मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा गहराई वाला टॉपिक है, लेकिन जस्ट ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको टच करते हुए बताऊं तो ऐसा होता है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कुछ हिस्सा क्लोजिंग इन्वेंट्री में पिछले साल आ गया होगा, कुछ हिस्सा जो इस साल बिगिनिंग इन्वेंट्री में भी आ गया, यानी पिछले साल के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कुछ हिस्सा ओपनिंग इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है। ठीक है? अब जरा सोच के देखो, अगर पिछले साल का थोड़ा सा खर्चा अभी के ओपनिंग इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है तो जाहिर से बात है मेरा अभी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। राइट? अगर अभी का कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ज्यादा होने से प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक द प्रॉफिट विल बी लेस, है ना? यानी मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक प्रॉफिट विल बी मोर। ओके? दिस इज एक्चुअली इन अ सेंस ड्रॉबैक ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और जिसने एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग को सिर्फ थ्योरी तक की तरह ना पढ़ते हुए अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा हुआ है वो इसको समझ जाएगा। जो सिर्फ एक थ्योरी की तरह मगअप करके जा रहा है उसको थोड़ी समझने में दिक्कत जरूर जा सकती है, लेकिन मैं इसके ऊपर भी कोशिश करूंगा कि एक अलग से एक सेशन रिकॉर्ड करके डाल दूं कि मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है? लेकिन फिलहाल मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट विल बी हायर देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है? ओके, आगे इजी सा क्वेश्चन है अभी। सब मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलोज द फॉलोइंग बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सा फॉलो करता है ये? इज इट एलिमेंट वाइज, इज इट फंक्शन वाइज, इज इट बिहेवियर वाइज? एलिमेंट वाइज मतलब क्या हुआ? यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना? वहीं पे मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड्स एलिमेंट वाइज, मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओवरहेड्स आई मीन एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये है एलिमेंट वाइज। वहीं पे फंक्शन वाइज यानी, यस, फंक्शन वाइज यानी प्राइम कॉस्ट, देन यस ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में भी फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट? फंक्शन वाइज। ओके, वहीं पे बिहेवियर वाइज अगर कहे तो वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। बिहेवियर कैसा है? वेरी करता है, फिक्स करता रहता है, क्या होता है? राइट? एंड आइडेंटिफाइबल वाइज ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन ठीक है जो भी है। ठीक है? सो करेक्ट आंसर कौन सा है? मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएबल एंड फिक्स्ड, है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ओवरहेड्स, प्रॉफिट, ऐसे कैलकुलेट करते, राइट? सो कैसे कंसीडर किया जाता है? बिहेवियर वाइज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज, अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक्सप्लेनेशन में इसका जवाब आ चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही जवाब दे दोगे मुझे। इज इट फिक्स्ड कॉस्ट को क्या हम लोग ओवरहेड कॉस्ट मानते हैं, प्राइम कॉस्ट मानते हैं, पीरियड कॉस्ट मानते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट मानते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सर मार्जिनल कॉस्टिंग में दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, सारे के सारे वेरिएबल ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है और सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है। सो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी रिगार्डेड एज अ पीरियड कॉस्ट। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट वन, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विल इंक्रीज। अगेन दिमाग वाला क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा। पीवीआर बढ़ेगा, रेशियो बढ़ेगा इन केस ऑफ, ऑप्शन ए में दिया है देयर इज अ डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। वेल एक बार सोच के देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अगर कम हो जाता है
तो पीवीआर में क्या फर्क पड़ेगा? पीवीआर इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन इज द कंपैरिजन ऑफ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़े कम हो कुछ भी हो, इससे मेरे पीवीआर में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ऑप्शन ए का नॉट बेटा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। अरे भाई फिक्स्ड कॉस्ट बढ़े कम हो कुछ भी हो, उससे पीवीआर में क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, है ना। पीवीआर में फर्क तीन चीजों की वजह से पड़ सकता है। नंबर वन सेलिंग प्राइस, नंबर टू वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर थ्री ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन, है ना। इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन भी बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए यही दो की वजह से फर्क पड़ सकता है, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखो, ऑप्शन सी में मुझे दिया है देयर इज अ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाँ सर, अब जरूर मेरे पीवीआर में फर्क पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, सेलिंग प्राइस अगर कम होगा यानी मेरा कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। सेल्स ही कम है, कमाई कम होगा तो कंट्रीब्यूशन भी तो कम होगा ना। कंट्रीब्यूशन कम होगा तो प्रॉफिट वैल्यू वॉल्यूम रेशियो भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पीवीआर विल इंक्रीज। सर सी से पीवीआर में चेंज जरूर आएगा बट पीवीआर विल डिक्रीज सर, हेंस आंसर इज डी। अरे भाई ठीक है आंसर इज डी, लेकिन सोच भी लेते एक बार, है ना। आंसर करेक्ट है डी, लेकिन जरा सोच के देखो क्या लिखा है, देयर इज अ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब जरा सोचो, वेरिएबल कॉस्ट अगर कम होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, अगर वेरिएबल कॉस्ट ही कम हो गया तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा सो मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विल आल्सो इंक्रीज। सो दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला calculate contribution when fixed cost is rupees 2000 and loss is 400, variable cost per unit is rupees 4। सोच के देखो, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है जिसका कोई काम नहीं होता। सर फिर वो दिया क्यों रहता है? टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, जस्ट एक टाइम वेस्ट करने के लिए। मतलब अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि व्हाट इज 2+2 तो आप इजीली मुझे आंसर बता दोगे कि आंसर इज 4। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2+2 संडे के दिन क्या होता है, आंसर इज स्टिल 4। लेकिन एक सेकंड के लिए हम लोग सोचेंगे जरूर, संडे के दिन क्यों बोला यार, कुछ है क्या 2+2 में संडे का कोई रोल? देयर इज नो रोल, एब्सोल्युटली नो रोल। लेकिन मैंने कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वो बोल दिया बस। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो यही एग्जाम में भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में वो कोई ऐसा एडिशनल डिटेल दे देते हैं जिसका मेरा कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो दे देते हैं और हम लोग उसमें थोड़ा ना थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, यहां पे ही अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मुझे यहां कोई काम ही नहीं है। क्यों सर? ये बात कर रहे हैं कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज 2000 एंड लॉस इज 400। जरा एक बार मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को अगर सोचो तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, बट वही कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट, है ना। अब बैक जाओ, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, ठीक है ओके। तो यहां पे मुझे प्रॉफिट, लॉस दिया है सर, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है माइनस में ले लो उसे, और उसके अलावा मुझे फिक्स कॉस्ट भी दिया है। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन बैक कैलकुलेशन। कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ प्रॉफिट लॉस एंड फिक्स कॉस्ट चाहिए, ठीक है। अब इसकी मदद से मुझे पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? चलिए सर, तो करेक्ट आंसर क्या है, क्या आ रहा है आपका आंसर, ए बी की सी? ठीक है चलो सर, द करेक्ट आंसर इज इनसफिशिएंट डिटेल्स। हाँ जी, डी नहीं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1600, ऑप्शन सी। सर 2400 नहीं होगा क्या? ये बहुत कंफ्यूजिंग है सर। अरे मेरे भाई आप लोग जरा सोच के देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉस आ रहा है 400 रुपए, नेगेटिव में आ रहा है ना, जो भी आपने कंट्रीब्यूशन कमाया है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद नेगेटिव में आ रहा है अमाउंट, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि कंट्रीब्यूशन इज लेस देन द फिक्स्ड कॉस्ट, तभी तो नेगेटिव में आ रहा है। सो अगर फिक्स कॉस्ट 2000 है और नेगेटिव आंसर 400 रुपए आ रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से 400 रुपए कम है, यानी 1600 रुपए, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। बट एनीवेज अगर मान के चलो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूं, बहुत आसान सा तरीका है। देखो बेटा, ये मैंने एक टी बना लिया यहां पर, एक मिनट थोड़ा इधर बनाता हूं। ये मैंने एक टी बनाया, ठीक है। यहां मैंने लिखा सेल्स, यहां मैंने लिखा वेरिएबल कॉस्ट, यहां मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन। अब इसी तरह से मैंने एक और टी बना लिया, ये कंट्रीब्यूशन को यहां ला लिया वापस, इसमें से माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो बचा वो है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की जगह लॉस रहा तो यहां, ओके। अब जरा सा ध्यान से देखना, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 2000,
मुझे लॉस दिया है 400, है ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? क्या करोगे? 2000 में से 400 माइनस करोगे, आ गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आंसर बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेलिंग प्राइस है 10 रुपए प्रति यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए प्रति यूनिट। ओके, तो 10 माइनस 4 कॉन्ट्रीब्यूशन है 6 रुपए प्रति यूनिट। ठीक है, यानी पीवीआर इज 60% एट प्रेजेंट। ठीक है, कैलकुलेट पीवीआर इफ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर रिड्यूस्ड बाय 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। अरे भाई एक मिनट, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, हाँ, 20% से कम हुआ यानी 8 रुपए हो जाएगा। 20% ऑफ 10 रुपए 2 रुपए हो गया, तो अगर 10 रुपए को 2 रुपए से कम करोगे तो 8 रुपए हो गया। रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस इज 8। ठीक है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट है 4, ठीक है, और ये भी रिड्यूस हुआ है। कितने से रिड्यूस हुआ है? 25% से रिड्यूस हुआ है सर। ओके, जरा सोच के देखते हैं, अगर 25% से रिड्यूस हुआ तो 4 रुपए का 25% इज 1 रुपी, है ना। तो अगर 4 रुपए 25% से रिड्यूस हुआ यानी 1 रुपए से रिड्यूस हुआ, यानी वेरिएबल कॉस्ट रिवाइज्ड हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप लोग कहीं पे लिख के रखो तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो ओरली बता रहा हूं, आप लिख के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिवाइज सेलिंग प्राइस हो गया 8 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट हो गया 3 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 5 रुपए रिवाइज्ड, है ना। अब बस पीवीआर निकालना है आपको। 5 रुपए डिवाइडेड बाय रिवाइज सेलिंग प्राइस 8 रुपए, क्या परसेंटेज आ रहा है? 5/8 इंटू 100 करके देखो क्या आ रहा है। करेक्ट आंसर इज 62.5%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, in absorption costing cost of finished units in inventory will include। absorption costing में कौन सा इंक्लूड होगा? ठीक है, यस। क्या आपका जवाब सी है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स? अगर आपने सी कहा है आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि हम वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इंक्लूड नहीं करते, उसे भी करते हैं, है ना। प्राइम कॉस्ट को भी करते हैं। सो एक्चुअली हियर द करेक्ट आंसर वाज ऑल ऑफ द अबव। सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं आता, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आता है। सो बाकी भी तो आएंगे ही, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइम कॉस्ट भी आ जाएगा और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आएगा। अब यहीं पे अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होता तो क्या होता? तो फिर ये होता प्राइम कॉस्ट प्लस ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं माना जाता। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट वन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6, यानी कंट्रीब्यूशन 4 रुपए हो गया। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट 2000। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इफ द फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 600 यूनिट्स। अच्छा सर, ये तो पूरा लिख के करना पड़ेगा। आपकी चॉइस, आप लिख के भी कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी आंसर निकाल सकते हो। सर डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे निकाले? एमसीक्यू में तो थोड़ी टाइम बचाने की कोशिश कर ही सकते हो आप लोग, है ना। तो देखो कैसे करोगे। सर मुझे प्रॉफिट लॉस पता करना है ना। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को यहां पे लिख सकते हो डायरेक्टली, लेकिन उसमें भी थोड़ा शॉर्टकट। अब जरा मुझे बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है, यानी कंट्रीब्यूशन 4 रुपए है, ये तो सोच पा रहे हो आप लोग मेरे ख्याल से, है ना। अब कंट्रीब्यूशन 4 रुपए है और हम 600 यूनिट्स बेच रहे हैं, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 600 इंटू 4, 2400, है ना। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। बस अब इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट 2000, आ गया आंसर 400 रुपए। तो करेक्ट आंसर हियर इज पॉजिटिव 400 रुपए। ठीक है, अब यहां पे लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और ना ही यहां पे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सर इसका ना ऐसा फॉर्मूला होता है सर, ये ऐसा 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 ऐसा, क्यों? यू कैन थिंक इट लॉजिकली, और लॉजिकली सोचने से आंसर कभी भी याद रखना, जैसे फॉर्मूला याद करके जितना टाइम लगता है ना, उससे 10 सेकंड जल्दी आंसर आएगा आपका लॉजिकली। बस प्रैक्टिस लगेगा, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस स्टेज पे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर पाओ, आई एम टेलिंग यू एग्जामिनेशन में यू विल बी गोइंग कॉन्फिडेंटली। ठीक है, यस। चलिए, तो ये हुआ आंसर। सर एक बार फिर से बताओ ना, मैंने कहा 10 में से 6 रुपए वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके 4 रुपए कंट्रीब्यूशन आया, है ना। 600 यूनिट्स बेच रहे हैं ना, 600 यूनिट्स इंटू 4 इज द कंट्रीब्यूशन। उस कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया, बस। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। सो these were the 10 MCQs and I hope you learned and you could revise and you could actually analyze कि marginal costing में हम लोग कितने पानी में हैं। अगर सब कुछ अच्छी तरह से आ रहा है, well and good, but that doesn't mean कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर marginal costing पढ़ना ही छोड़ दे।
उसको भी रिवाइज करना है, देखना है, थोड़ा टाइम देना है हमें, और अच्छा करना है। अगर अच्छा है तो और अच्छा करना है। लेकिन अगर मान के चलो हमारे आंसर्स सारे के सारे सही नहीं आए, देन देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, थोड़ा और प्रैक्टिस करना है। ये जो हम लोगों ने लगभग 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट किया है, इसको फ्रूटफुल बनाने की पूरी कोशिश करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अगले सेशन में मिलते हैं विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। गुड बाय ऑल ऑफ यू।